नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की और वहां के हालातों की। हल्द्वानी के कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री व आवश्यक सेवाओं की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। एक ओर जहां पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही बीमार लोगों को दवाएं और दूध व अनेक अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। देखिए, अभी जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन वहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन, दवाएं और की आपूर्ति सामान्य की जा रही है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो आपूर्ति विभाग के लोग लगे हैं वो काम कर रहे हैं, मंडी के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको ओपन करा दिया गया है। सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री के लोग तैनात हैं। और जो दंगाई थे जिन्होंने ये बलवा किया है, उपद्रव किया है, उनमें जो चिन्हित लोग किए गए हैं फुटेज के आधार पर, वीडियोज़ के आधार पर, उनको चिन्हित करने का काम, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने का काम पुलिस कर रही है। अब हमारी अभी वर्तमान प्राथमिकता यह है कि वहाँ पर स्थितियाँ तेज़ी से सामान्य करी जाएँ। वहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली पानी की सप्लाई है, चाहे राशन की सप्लाई है, सब्जी दूध है, इनको हर घर तक पहुँचा दिया जाए। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है वैसे कर्फ्यू में ढील देने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मेरी लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें। किसी के साथ जो लोग चिन्हित हैं, जो प्रकाश में आ रहे हैं, उन्हीं पर वैधानिक कार्रवाई होनी है, प्रामाणिकता के आधार पर कार्रवाई होनी है। और दूसरा, लेकिन मेरी एक अपील ज़रूर मैं करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, उस क्षेत्र में जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको कोई खुर्द-बुर्द न करे, उस पर कब्जा न करे, उस पर मकान न बनाए। और किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके वैधानिक दस्तावेज, राजस्व विभाग के अभिलेख, नगर निगम के अभिलेख, ये ज़रूर देख लें। अन्यथा मुझे लगता है कि जो ऐसी प्रॉपर्टी, नजूल प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस पर निर्माण करेंगे, उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए उचित नहीं होगा। तो मेरी यही अपील है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। देखिए, अभी हम लोगों ने सुबह से यहाँ पर सब्जी और दूध वगैरह वितरण करना शुरू कर दिया था। तो दूध में इस प्रकार से सब्जी वितरण की जा रही ताकि ज़्यादा लोग ना आए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बाहर बुलाया गया और उनको लाइन बाय लाइन 8-10 लोगों को बुलाया गया एक बार में, और उसको राशन वितरण की कार्रवाई भी हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अभी चारे की डिमांड भी की जा रही है, कुछ जानवर भी हैं यहाँ पर हैं। तो अभी हमने बात करी है तो थोड़ी देर में हमको चारा भी अवेलेबल हो जाएगा, ताकि जानवर वगैरह जो भी अंदर होंगे उनको भी हम उपलब्ध करा देंगे। स्थितियाँ जैसे सामान्य होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इसमें ढूल भी दी जाएगी। क्षेत्र में किस प्रकार की कोई ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिली आपको, या माहौल वहाँ शांत देखने को मिला? देखिए, अभी तो सारी फोर्स वगैरह सब तैनात है और अगर कोई अवांछित तथ्य होंगे तो डेफिनेटली उसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। तो आवश्यक सूचना के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर खोला नहीं जा रहा, कोई भी दिक्कत, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन? नहीं, सारे जैसे दुकानें, मेडिकल स्टोर है वो खुला हुआ है। अभी मैं देख के आया, मुस्कान एक मेडिकल स्टोर था वो भी खुला हुआ है वहाँ पे, इसी गली के बीच में ही है वो। और इसके अलावा जो सब्जी और दूध वगैरह जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सब उनको अवेलेबल होती रहे, इसकी व्यवस्था भी पूरी की जा रही है। आपका शुभ नाम सर? मेरा प्रमोद कुमार, मैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर। केंद्र सरकार द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बाद अब विपक्ष दल से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न के खिताब से सम्मानित किए जाने के निर्णय को लेकर जहां एक तरफ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर सांस्कृतिक विभाग के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि वासुदैव कुटुंबकम की तर्ज पर हमने भारत के लिए काम करने वालों को सम्मानित किया है और किसी तरह भेदभाव नहीं किया है, जैसा कांग्रेस के शासन में हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भारत रत्न अभियान किस वजह से चल रहा है ये सबको मालूम है। साथ ही उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी में उनके फॉलोवर्स हैं।
बड़े देखिए हमारी बहुत ही ये अमूल्य धरोहर हैं भारत के लिए। उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व, जो मैं कहूँगी राजनीति में रहते हुए उन्होंने न्यौछावर किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी है। प्रधानमंत्री काल में रहते हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे PV नरसिंहा राव जी हों, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएँ चलाई हैं। हमने कहा है ना कि हम सब जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारे भारत के जो रत्न हैं, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमने इसमें कोई इस प्रकार की राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पुराने जो कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव को हमने मिटाने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार उनको प्रोत्साहन हेतु, चाहे पद्मश्री हो, अनेकों अवार्ड जो हमारे भारत रत्न हो, अनेकों जो अवार्ड हैं वो समय समय पर जो व्यक्ति जिस लायक है उसको दे रहे हैं। ये भारत रत्न बांटो जो अभियान चल रहा है वो किस डिजाइन से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब लोगों को मालूम है, पूरा देश को मालूम है। हमें किसी तरह से विरोध नहीं है। चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के कमजोर, इस देश के वो किसान, तमाम उन लोगों के नेता थे, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से PV नरसिंहा राव साहब को या स्वामीनाथन जी को या चौधरी चरण सिंह जी को या लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिस प्रकार से भारत रत्न दिए गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या हालत इन्होंने करी, किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया। अब भारत रत्न इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है कि इस देश में जो उनकी पार्टी है, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी के फॉलोअर्स हैं। इसलिए उनको शांत करने के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का काम चल रहा है, उसके पीछे जो भावना है वो आपको मालूम है। अब आप राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए, वोटों के लिए, अगर आप भारत रत्न जैसे पुरस्कारों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है और पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और माना जा रहा था कि अनिल बलूनी को पार्टी राज्यसभा का एक और कार्यकाल दे सकती है, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पार्टी के फैसले की सराहना करते हुए महेंद्र भट्ट को बधाई दी है, जबकि कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने महेंद्र भट्ट की योग्यता पर ही सवाल खड़े किए हैं। अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उत्तराखंड राज्य से वो राज्यसभा जाने वाले हैं। अपने राज्य के कर्मठ, पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, संघर्ष से निकले हुए और संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे अपने महेंद्र भट्ट जी को केंद्र नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है। मैं अपने केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व का आभार प्रकट करती है, धन्यवाद प्रकट करती है कि राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को जो केंद्र में राज्यसभा में नामित करने का निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से इससे उत्तराखंड राज्य के कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति, एक नया उल्लास, उमंग का संचार हुआ है। पुनः प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्र नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार और महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सुनने में आया है कि उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा सांसद के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजने का मन बनाया है। ऐसे में प्रतीत ये होता है कि भाजपा के लिए व्यक्ति की अयोग्यता ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट में कौन से 4 चांद लगे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, खासी सस्ती लोकप्रियता बटोरने में वो सिद्धहस्त हैं। अपने विवादास्पद बयानों के लिए, जहर उगलने के लिए और भड़काऊ बयानों के लिए महेंद्र भट्ट हमेशा चर्चा
चर्चाओं में रहे हैं। बद्रीनाथ से एक नाकाम विधायक जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो जोशीमठ भूधसाव प्रकरण में तो एक विलेन बनकर उभरा था। ऐसे में शायद भड़काऊ बयान या विवादास्पद बयानों का ही नतीजा है या इनाम है कि अब उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जाएगा। बद्रीनाथ तो लाभान्वित नहीं हो पाया, लेकिन उत्तराखंड कितना लाभान्वित होता है महेंद्र भट्ट से एक राज्यसभा सांसद के रूप में, ये भविष्य के गर्भ में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिनों से उत्तराखंड के दौरे पर है। साथ ही वे कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दौरे पर आई थी, उस समय कांग्रेस से भारी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड दौरे से जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रही है। अच्छी बात है, कांग्रेस की प्रभारी उत्तराखंड के दौरे पे हैं और उनको फीडबैक भी लेना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो छन के बातें आई हैं, उनको ये डर सता रहा है कि उनके पार्टी के कौन से विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। इसलिए सबके मन उन्होंने अलग अलग टटोले, उनसे अलग अलग उन्होंने बात की, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आम जनमानस में, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था बढ़ी है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन सभी ने बनाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कई दिग्गज, जो जनता का दबाव उन पर पड़ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी जाइए, उसको लगातार इस सिलसिला चल रहा है। पिछली बार जब शैलजा जी उनकी प्रभारी उत्तराखंड आई थी तो 3000 लोग उसी दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पे आए थे, उस दिन भी हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़कर लोगों ने ज्वाइन की थी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने नगर का दौरा किया है और इसी दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया और दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनको पेश आ रही समस्याएं भी सुनी। लंबे समय से राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं और इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों में अब हमें टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग करेंगे। जी हाँ, अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में। और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं और फिजियोथेरेपी है। तो इन विभागों में जो है अभी हमें जो है कुछ टेक्नीशियन मिल जाएंगे। ये टेक्नीशियन जो है मेनली जो जितने भी उपचार होते हैं, हमारे चिकित्सक जो उपचार करते हैं और उनके साथ जो है ये सहयोग करते हैं और इनके अपने अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं, जितने भी टेक्निकल संवर्ग हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि दून चिकित्सालय में इनकी नियुक्ति से जो है मरीजों को जो है लाभ मिलेगा, उपचार में सहयोग मिलेगा। चंपावत जनपद के बनबसा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस टीम की बड़ी सफलता हाथ लगी है और नेपाल से तस्करी कर भारत लाई गई 25 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख के आसपास आंकी जा रही है
और पुलिस क्षेत्र अधिकारी शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम के द्वारा एसओजी एवं एटीएफ के साथ संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर कमल पथ के पास एक होंडा सिटी कार को चेकिंग हेतु रोका गया और चेकिंग के दौरान कार की चिस के नीचे बने मॉडिफाइड कैबिन में 16 पारदर्शी पन्नियों के बंडल के रूप में 15 किलो 747 ग्राम एवं कार में ही रखे एक अन्य बैग से 9 किलो 940 ग्राम चरस बरामद की गई। कार में सवार दोनों व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख की कीमत है। तो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमारे एसपी महोदय के निर्देशन, और आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे जिससे इस नशाखोरी से हम अपने समाज को बचा सकें। विकासनगर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नप्रभात के नेतृत्व में नशा छोड़ो भारत जोड़ो रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नप्रभात ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार के द्वारा लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध किया। ड्रग्स के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आंदोलन की सत्याग्रह की घोषणा की। आज हम उसके हस्ताक्षर अभियान को शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रदेश में सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित किया है, हम इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि सनातन भारतीय परंपराओं में सगोत्रीय शादी की व्यवस्था नहीं है। हम सगोत्रीय और सभ्य शादी करेंगे। इसके साथ ही साथ कानून उन्होंने भारत में सबसे पहले पारित कर लिया, हम उसका भी विरोध करते हैं। चक्राता ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 16 फरवरी को ब्लॉक चक्राता की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स कार्य का बहिष्कार करेंगी और देहरादून के परेड ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन करेंगी। अभी मैं कोषाध्यक्ष बनी हूँ, केंद्र डाकरा से हूँ मैं। अच्छा, जो आज आपकी बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में सर हमारी ये निर्णय रही है, हम अभी तक इतने धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी सुनवाई करे। हमारी जो बहनें इतने बाहर बैठती हैं, धरने में बैठती हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब उनको ये बातें आगे तक जाए, इस लेवल पे जाए ताकि हमारा आगे कुछ भविष्य हमारा बन सके, हमारे बच्चों का भी भविष्य बन सके। नहीं, इससे पहले भी आप लोगों ने लगातार अपनी मांग उठा रहे, प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्या कारण रहा होगा? सर ये है ना, काम करना है, सरकार नहीं सोच नहीं रही है हमारे बारे में बिल्कुल भी। बैठक रखी है कि काफ़ी टाइम से हम सरकार को सूचित कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय दे रहे हैं 9,000 रुपये, उसमें हमारी बहनों का घर नहीं चल रहा है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हमें इतना सारा काम दे रखा है कि हमें अपने घर के काम के लिए भी फुर्सत नहीं होती है, जितना हमें सरकार ने काम दे रखा है। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे, स्कूल हम बंद करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों पर हरी झंडी नहीं लगा देते हैं। हमारा 18,000 मानदेय होना चाहिए और हमें सारी सुविधा होनी चाहिए जो एक कर्मचारी को होती है। हमें मानदेय से हटा दे। हमारी जो क्या कहते हैं बहनें हैं, जैसे गोल्डन कार्ड है, वो भी हमारा बनना चाहिए, क्योंकि हमारी बहनें भी बीमार होती है। हमने कोरोना काल में कैसा काम किया है वो सभी ने देखा होगा, ऑनलाइन तो सब रहते हैं, सभी ने देखा है कितना संघर्ष करती है हमारे बहनें। और गाँव के क्षेत्रों में है कितना उतरा चढ़ाव है, वो उन बहनों से पूछो आके जो काम कर रही है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हम कार्य बहिष्कार रखेंगे, नहीं तो ये संस्थाएं बंद कर दे। अगर हम नहीं बढ़ा सकते मानदेय तो ये संस्थाएं बंद कर दे। हम 9,000 में कहीं और जगह मजदूरी कर लेंगे।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा मतदाताओं का समर्थन जुटाने में जुटी हुई है और प्रदेश में अपने इस उद्देश्य को लेकर भाजपा द्वारा कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, सभी कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में गांव का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक एक बूथ में 24 घंटे का प्रवास भी करेंगे और 24 घंटे प्रवास के दौरान उन बूथों में मौजूद सभी लाभार्थियों से संपर्क करने का काम किया जाएगा। इस क्रम में प्रदेश पदाधिकारी सुनीता बोडाई विद्यार्थी ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र में गांव चलो अभियान के तहत बूथ नंबर 100 में रात्रि प्रवास किया और इसी दौरान सुबह खोली गांव नाली कला में जनसंवाद किया। बूथ प्रवासी के तौर पर चौपाल में लाभार्थी परिवारों से मिलकर भाजपा द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। गांव चलो अभियान के अंतर्गत चक्राता विधानसभा लाखा मंडल के ग्राम पंचायत धोरा पुड़िया में बूथ संख्या 96 में बैठक हुई, जिसमें दीवार लेखन बूथ समिति व पन्ना प्रमुखों के साथ कवासी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा ने भाजपा सरकार के चहुमुखी विकास कार्य और पार्टी की नीति रीति से ग्रामवासियों को जानकारी दी और इसके साथ ही की लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं से अवगत किया। मंगलोर पुलिस को बीती 7 फरवरी को नहर पटरी नसीरपुर में सड़क हादसे के दौरान एक महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई और सूचना मिली थी। वहीं महिला के पिता ने घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर महिला को गंग नहर में धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया था। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया तो जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 46 लाख रुपए का लोन था और साथ ही मृतका के पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद लोन माफ हो जाएगा, जिसके चलते शातिर पति ने सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शातिर पति ने धोखे से अपनी पत्नी को शराब पिलाकर अपने एक अन्य साथी को 5 लाख देने का वादा करते हुए नशे की हालत में नहर पटरी नसीरपुर के पास गंग नहर में धक्का दे दिया। साथ ही पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रच डाला। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल किए गए दोनों वाहनों को भी बरामद किया। 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम को एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम मनीषा है वो नहर में गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। जब हमारे अधिकारी उसमें हमारे कोतवाल हैं, हमारे सीओ एसपी ग्रामीण जब ये मौके पे पहुंचे तो वो बड़ा संदिग्ध सा वो पूरा सीन ऑफ क्राइम था। तो उसके जब परिजनों से पुलिस ने उनको संज्ञान में मामला डाला था तो उनके परिजनों ने भी उसकी हत्या की आशंका बताई थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में रखते हुए 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया और उस महिला के शव की खोजबीन शुरू की गई थी। साथ के साथ जो इनके उसका जो हस्बैंड है अजेंद्र और विजय प्रकाश उसका दोस्त है, उससे लगातार सख्त जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में उस महिला को, मनीषा को शराब पिला के मारना और उसको बॉडी को नहर में डालने की बात कबूल करी गई थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली है और जो भी वाहन उसमें उपयोग में लाया गया था वैगनार वो और उसकी महिला के जो कपड़े हैं उसकी और जो वैल्यूबल्स थे वो पुलिस ने उसको कब्जे में लिया था। दोनों ही अभियुक्तों को रिमांड पे भेजा जा रहा है और महिला के जो शव है उसको बरामद करने का प्रयास। अभी बॉडी नहीं मिली है लेकिन अभी तक का जो घटनाक्रम है इसको हमने हत्या में ही लिया है। बॉडी की अभी हम तलाश कर रहे हैं। तब तक अभियुक्तों को रिमांड पे भेजा जा रहा है 364 में अपहरण में और उसमें हत्या की भी धारा है। इसमें हत्या का जो मेन कारण है वो इसके द्वारा लोन लिया गया था। इस जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त अजेंद्र जो इसका महिला का हस्बैंड है इसके द्वारा करीब 50 लाख के आसपास का लोन लिया गया था जिसको वो चुकता नहीं कर पा रहा था। वो जो लोन इस महिला के नाम से ही था तो उसने अलग अलग माध्यम से जब पता किया कि ये लोन इसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो जाएगा तो उसके द्वारा ये एक साजिश रची गई और इसकी हत्या करी गई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।